हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा एमसीक्यूज़ का, वो रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। केमिस्ट्री के दो टॉपिक्स है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, एंड सेकेंड द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एक टॉपिक हम कर चुके हैं, सो आज रहेगा हमारा सेकेंड टॉपिक। ठीक है, सो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को किसने डिस्कवर किया था। पहले मैं बता दूँ, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में अगर मैं बात करूँ पढ़ने की, हमें क्या क्या पढ़ना होगा। सो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बेसिकली हमारे तीन मॉडल्स आते हैं। एक आता है हमारा जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, उससे पहले एक और मॉडल आया था, दैट इज डेल्टन एटॉमिक थ्योरी, बट उसने बोला था कि उसने एटम्स के बारे में कोई बात नहीं की। उसने कहा था एटम जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल है दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, और उसने कहा था कि एटम जो है इनडिविजिबल है, एटम को तोड़ नहीं सकते, एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, डेल्टन ने बोला था। उसके बाद थियरी आई थी जे थॉमसन की, जिसने उसमें के बारे में बताया था कि उसमें स्ट्रक्चर आने लगे थे एटम्स के, कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का ये जो होगा अरेंजमेंट है, ये किस तरीके से होगा। फिर उसके बाद रदरफोर्ड का मॉडल आया। ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल के बाद हमारे पास आया था बोहर मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट हमें इसके बारे में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के बारे में पढ़ना होता है, उनकी डिस्कवरीज के बारे में पढ़ना होता है। थोड़ा सा कैथोड रे ट्यूब का एक्सपेरिमेंट आएगा। ठीक है, इसमें एनोड रे ट्यूब का आएगा, किसने डिस्कवर किया, इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया, प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया, न्यूट्रॉन्स को किसने डिस्कवर किया, एंड चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन पे, मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का। सो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ये मैंने आपको जस्ट बताया है कि इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, किसने वो एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए, कैथोड रेज कौन सी होती हैं, एनोड रेज कौन सी होती हैं। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट होना चाहिए। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह से आपको पता होना चाहिए हु डिस्कवर्ड प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ऑल्सो। ठीक है, सो योर ऑप्शंस आर रदरफोर्ड, चैडविक, थॉमसन एंड गोल्डस्टीन. So you can mark your answer. And the right answer is option number C. Thomson discovered the electrons. ठीक है, next is which isotope is used in the nuclear power plants to generate electricity. कौन से आइसोटोप को यूज करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ऑप्शन ए इज यूरेनियम 235, आयोडीन 131, कोबाल्ट 60 और यूरेनियम 238. So you can mark your answer. And the right answer is the isotope which is used in nuclear power plant to generate electricity is uranium 235. That is option number A. Right? Next is what are the source of अल्फा पार्टिकल्स इन रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। मैंने बोला ना आपको कुछ मॉडल्स पढ़ने होंगे इसमें। रदरफोर्ड का मॉडल हो गया, बोहर मॉडल हो गया, जे थॉमसन मॉडल हो गया। उससे पहले जे थॉमसन से पहले एक डेल्टन थ्योरी भी आई थी। ठीक है, तो लेकिन उसने बोला था एटम्स इनडिविजिबल है। ठीक है, सो जो मेन है वो जे थॉमसन से स्टार्ट है। ठीक है, सो अगर आपको रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा होगा तो उसमें पता चला होगा कि अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, जो होते हैं हमारे, दैट इज अगर आपको पता हो हीलियम आयंस होते हैं। ठीक है, वो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, तो उसका सोर्स क्या था, हाइड्रोजन न्यूक्लियस, आर्गन न्यूक्लियस, हीलियम न्यूक्लियस और नन ऑफ दीज। एक्चुअली मैंने इसका आंसर बता ही दिया। ठीक है, इसका आंसर है हीलियम न्यूक्लियस से। जो रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के टाइम जो हमारे अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं हमारे हीलियम आयंस होते हैं। ठीक है, हीलियम आयंस होते हैं। ठीक है, सो इनका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीलियम न्यूक्लियस। फिर इनको प्रॉपर बताया था कि किस तरह से हम बम्बार्ड करवाते हैं गोल्ड फॉइल पे एंड ऑल। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट डिटरमाइंस इट्स केमिकल बिहेवियर। एलिमेंट की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो उसका केमिकल बिहेवियर बताती है कि वो किस तरह से बिहेव करेगा केमिकली। ठीक है, एलिमेंट की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी बताता है। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज साइज ऑफ एन एलिमेंट डिटरमाइंस हाउ इट केमिकली बिहेव्स, और वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट, मोलर मास ऑफ द एलिमेंट, और डी इज नन ऑफ द अबव. So you can mark your answer.
So actually the property of element which determines its chemical behavior is valency of an element. valency हो गया कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, उसको हम बोलते हैं वैलेंसी, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। और वही क्या बताता है, वैलेंसी कितना है, और जितना वैलेंसी होगा उसी पे डिपेंड करता है एक एलिमेंट केमिकली किस तरह से बिहेव करेगा। ठीक है, किस तरह से कैसे पता चलता है वो बिहेव करेगा केमिकली, डिपेंडिंग कि उसके आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, मीन्स वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइसोटोप। इसमें से ऐसा कौन सा है जो क्या करता है, करेक्टरिस्टिक्स जो है आइसोटोप के मैच नहीं करता है। ठीक है, सो ये ऑप्शंस आर आइसोटोप्स ऑफ सम एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव, isotopes are the atoms of different elements, isotopes differ in number of neutrons, and isotopes have similar chemical properties. So आपको वो बताना है which does not match characteristics of an isotope. So you can mark your answer. इसके लिए सबसे पहले आपको मतलब बताना चाहिए आइसोटोप्स क्या होते हैं। आइसोटोप्स होते हैं, दीज आर बेसिकली द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट मास नंबर होता है। अगर हमें किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना है उसको हम इस तरीके से करते हैं, एक्स ए जेड। ठीक है, ए जो होता है यहाँ पे जो टॉप पे लिखा होता है ऊपर, दैट रिप्रेजेंट मास नंबर। ठीक है, और जो ये जो z लिखा हुआ है एट द बॉटम, ये हमें बताता है एटॉमिक नंबर। ठीक है, जो ये x है दिस इज द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, फिर हमें फर्दर बताना चाहिए एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है। एटॉमिक नंबर जो होता है इट्स बेसिकली द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूट्रल एटम। ठीक है, वो होता है हमारा एटॉमिक नंबर। ठीक है, फिर हमें बताना चाहिए मास नंबर क्या होता है, वो होता है हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स टोटल कितने हैं। ठीक है, सो आइसोटोप्स का मैंने कॉन्सेप्ट दे दिया, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर का भी यही था। ठीक है, अब इनके ऑप्शंस देख लेते हैं कि ऑप्शंस क्या क्या हैं। आइसोटोप्स ऑफ सम एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव, ये ठीक है, कुछ एलिमेंट्स के आइसोटोप्स ऐसे होते हैं जो रेडियो एक्टिव होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, रॉन्ग। आइसोटोप्स क्या होते हैं, ये वो एलिमेंट्स होते हैं, ये वो एटम्स होते हैं, दीज आर बेसिकली द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। ठीक है, जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट मास नंबर होता है। फॉर एग्जांपल आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये प्रोटियम होता है, ये ड्यूटेरियम होता है और ये ट्रिटियम होता है। ठीक है, इन सभी के एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर क्या है, डिफरेंट है। और इनकी रिप्रेजेंटेशन कैसी थी मैंने आपको पहले बता दिया था। ठीक है, टॉप पे जो लिखे होते हैं वो हमारे मास नंबर होते हैं, बॉटम पे जो लिखे होते हैं हमारे वो एटॉमिक नंबर होते हैं। ठीक है, आइसोटोप्स डिफर इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यस आइसोटोप्स का जो में जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का क्या फॉर्मूला होगा, मास नंबर में से अगर हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो माइनस कर दें तो हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, ऑप्शन डी सेज आइसोटोप्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, यस, क्योंकि ये एटम्स होते हैं सेम एलिमेंट के, सो दे शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, सो इसके अकॉर्डिंग हमें बताना है कि कौन सा मैच नहीं होता, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, आइसोटोप्स आर दी एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। ये जो स्टेटमेंट्स दी हैं इसमें से हमें बताना है कि इनकरेक्ट कौन सी है। फर्स्ट स्टेटमेंट सेज द होल मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस, द एटम इज एन indivisible particle, the atom as a whole is neutral, and statement 4 says all the atoms are stable in their basic state. सो हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है, सो you need to mark options from A, B, C and D. Option A says first and third, B says only B, C says second and fourth, and option D says none of these. So you can mark your answer.
एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि द होल मास ऑफ एन एटम इज कंसिडर्ड इन द न्यूक्लियस। ठीक है, एटम का सारा मास न्यूक्लियस में ही होता है। एटम इज एन इंडिविजिबल पार्टिकल, रॉन्ग। एटम को डिविजिबल हम कर सकते हैं, इंडिविजिबल डेल्टन ने बोला था, उसके बाद हमारा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का डिस्कवरी हुआ था, तो इट मीन्स एटम इज एक्चुअली अ डिविजिबल पार्टिकल। एटम एज ए होल इज न्यूट्रल, राइट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन क्या होते हैं, सेम होते हैं। एंड नेक्स्ट इज एटम, ऑल द एटम्स आर स्टेबल इन देयर बेसिक स्टेट, ऐसा नहीं होता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। Which scientist gave the concept of fixed energy levels around the nucleus? Again, अगर आपने मॉडल्स पढ़े होंगे तो आपको ये आंसर आता होगा। ऑप्शन ए इज अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ऑप्शन बी नील्स बोहर, ऑप्शन सी जे थॉम्स एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। उसके लिए आपको ये तीनों मॉडल्स पढ़े होने चाहिए। जब आपने मॉडल्स पढ़े होंगे तो आपको पता चलेगा फिक्स्ड एनर्जी लेवल किसने बताया था। ठीक है, सो पहले जे थॉम्सन ने बताया था, उसका मॉडल आया था, उसके बाद रदरफोर्ड का मॉडल आया था। रदरफोर्ड में था कि जब इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं तो जब एनर्जी लूज हो रही है तो एट द एंड वो न्यूक्लियस में फॉल हो जाना चाहिए, और अगर इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस में फॉल हो जाते हैं तो फिर तो एटम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। फिर ये ड्रॉबैक को रिमूव किया था बोहर ने, और बोहर ने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बेसिकली जब वो मूव करते हैं अराउंड ये न्यूक्लियस, ठीक है, तो वो एक पर्टिकुलर फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स में घूमते हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी फिक्स एनर्जी लेवल का कंसेप्ट किसने दिया था, नील बोहर ने। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, अगेन इसके लिए मैं बोलूंगी कि आपको मॉडल्स पढ़े होने चाहिए। What prevents an atom from being collapsed? एटम कोलैप्स ना हो जाए वो कौन प्रिवेंट करता है, न्यूक्लियर फोर्सेस, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स, ऑप्शन सी इज इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, और ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ दिस। सो अगर एक एटम हम चाहते हैं कि एटम कोलैप्स नहीं हो तो उसका रीज़न क्या है कि कोई एटम कोलैप्स नहीं होता। सो ये मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में डिस्क्राइब किया कि रदरफोर्ड में था तो उसका वो यही ड्रॉबैक था कि वो ये नहीं एक्सप्लेन कर पाया था कि कैसे जो है एटम एग्जिस्ट करता है, कि अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं और बीच में अगर प्रोटॉन है तो वो तो अट्रैक्ट करने चाहिए, तो अगर वो अट्रैक्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो इलेक्ट्रॉन्स भी जो है न्यूक्लियस में ही आ जाएंगे, क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस में ही है, तो वो तो कोलैप्स हो जाना चाहिए। तो ये जो है कि एटम कोलैप्स क्यों नहीं होता, रीजन बीइंग वो नील बोर मॉडल में हमने पढ़ा था, और उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अभी लास्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स प्रिवेंट्स एन एटम फ्रॉम बीइंग कोलैप्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर आइसोबार्स? अब इसके लिए आपको आइसोबार्स का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ठीक है, सो दीज आर दी ऑप्शंस, क्लोरीन का, आर्गन, कैल्शियम का और कार्बन का। सो आइसोबार्स में बता देती हूँ। आइसोबार्स होते हैं बेसिकली दीज आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ये डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर। इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, और क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम इनका सेम मास नंबर होता है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, सो ये क्या होते हैं, एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट के हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर। सो मैंने रिप्रेजेंटेशन बताई थी, ये एलिमेंट है, ये मास नंबर है, एंड ये क्या है हमारा एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होना चाहिए, और ये डिफरेंट होना चाहिए, मास नंबर सेम होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा हमारा ऑप्शन बी, इसका सेम मास नंबर है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट इज विच रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर? इसमें से कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है हम यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर? So your options are iodine 131, uranium 234, plutonium 239 or cobalt 60. So you can mark your answer. And the right answer is the element, the radioactive element which is used in the treatment of cancer is basically your cobalt 60. Option D is correct. वो हमारा जो एलिमेंट है उसको हम किस में यूज़ करते हैं, इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस रिगार्डिंग योर टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम।
आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे और आपको मैंने ये भी क्लियर किया होगा कि इस टॉपिक में एक्चुअली पढ़ना क्या क्या है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स के बारे में, उनकी डिस्कवरीज के बारे में, उसमें कितना चार्ज होता है उसके बारे में, मास कितना होता है, ई बाय एम की वैल्यू, ई इज चार्ज, एम इज मास, ई बाय एम की वैल्यूज, एंड कैथोड रे एनोड रे एक्सपेरिमेंट्स जो उन्होंने किए थे। देन स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ना है, उसमें पढ़ना है हमें जो जे थॉमसन ने दिया था, रदरफोर्ड ने दिया था, बोहर मॉडल जो था वो, और कॉन्सेप्ट आ जाएगा एटॉमिक नंबर का, मास नंबर का, आइसोटोप्स, आइसोबार्स का, आइसोटोन्स का, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स का। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको इस टॉपिक में कवर करनी है। ठीक है, आई होप आपने करी होंगी और यू ऑल्सो स्कोर्ड वेल इन दिस। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट न्यू लेक्चर के साथ मिलेंगे। सो थैंक यू क्लास।